स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिवीजन करते हैं। एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का, और जब आप अगर आगे तक साइंस करते हो तो ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा हर केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को समझने में। इसलिए बहुत बेसिक चैप्टर्स को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थियोरेटिकल पार्ट इसमें कम है, आपको प्रैक्टिस करनी है ना। बुक में से थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा भी करवाया, वो भी करना है ताकि आपको आगे ये हेल्प करे। ठीक है, तो पहले सिंपल इसके आउटलाइंस देखते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या क्या रिवाइज कर देने का है। पूरा सेक्शन में फिर से रिवाइज करूंगी क्योंकि हम चैप्टर में बहुत पहले स्टार्ट किया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये चैप्टर मिस हो गया। मैं नहीं चाहती कि इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके कंसेप्ट वाइज कुछ डाउट्स रह जाए। एटलीस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड करना, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम किन पॉइंट्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो सिंपल है। अभी हमको ऐसा पता है, ये तो डिस्कवरीज और डिफरेंट थियरीज से पता चला है, लेकिन बेसिकली एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल p एंड पॉजिटिव चार्ज। इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन है ना, साइंटिस्ट इससे रिलेटेड जो है गोल्डस्टीन है। फिर इलेक्ट्रॉन E माइनस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूट्रॉन N0। सो दीज पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज सिंबल्स P पॉजिटिव, E नेगेटिव एंड N0। इट रिप्रेजेंट दैट P means proton, it is positively charged, E means electron, negatively charged, and neutron 0 means there is no charge present on neutron. And mass के according proton और neutron जो होते हैं उनका equal होता है। ये mass के लिए अगर इनको हम देखते हैं तो इनका जो mass होता है approximately equal होता है, लेकिन charge जो है वो प्रोटॉन का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, एक दूसरे से अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये तो हुए 3 पार्टिकल्स। इनके बेसिस पे ये पार्टिकल्स की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक एक्सपेरिमेंट है जिसके बेसिस पे हुई थी, जिनको जैसे कैथोड रे से तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन चैडविक। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन एटम। इनकी डिस्कवरी जो है वो इनिशियली जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ट्यूब है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम डायरेक्टली आते हैं वो मॉडल जो एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, द थियरीज और द मॉडल विच एक्सप्लेन्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब ये जो हमने 3 पार्टिकल्स पढ़े हैं, ये एटम के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थियरीज दी है साइंटिस्ट ने। उसमें सबसे पहले आता है थॉमसन्स मॉडल, फिर रदरफोर्ड्स एंड फिर बोर्स मॉडल। ठीक है, और भी बहुत है, लेकिन हमको इन 3 को स्टडी करते हैं हम, तो हमको पता चलता है कि एटम कैसा है, उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रॉन कैसे अरेंज है। ठीक है, सो दीज मॉडल्स आर रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थॉमसन्स, रदरफोर्ड एंड बोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशंस आती हैं और प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जिसमें डेफिनेशन में वैलेंसी और वैलेंस शेल, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सबसे पहले इन मॉडल्स को एक बार स्टडी करते हैं कि कौन सा मॉडल शॉर्ट में क्या एक्सप्लेन करता है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको करवा देती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए और आप बुक में से इसको इजीली समझ सको। कुछ पॉइंट्स ही आपको लर्न करने के हैं, जैसे थॉमसन्स मॉडल। फर्स्ट हम बात करते हैं थॉमसन्स मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर जो जे थॉमसन थे, जिनकी जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया सबसे पहले, और उनका जो मॉडल था थॉमसन्स मॉडल उसके 2 पॉइंट्स, मेन 2 पॉइंट्स थे। वो है एन एटम कंसिस्ट ऑफ atom consists of positively charged sphere, positively charged sphere and electron
embedded electron embedded in it. Okay, an atom consists of positively charged sphere and electrons are embedded in it. And second point है, an atom is electrically neutral because positive and negative are equal in magnitude. Okay. Now two important points हैं जिसमें पूरा थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन हो जाता है. डायग्राम ये रहा, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. दिस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्फीयर. एन इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज एम्बेडेड इन इट. ठीक है, तो एम्बेडेड मीन्स होता है घुसे हुए हैं. पूरा जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं प्रेजेंट है. ये एक्सप्लेन करता है थॉमसन मॉडल. An atom consists of positively charged sphere and electron are embedded in it. और उसका सेकेंड पॉइंट था एटम, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में प्रेजेंट है, इसलिए जो एटम हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, तो एटम पे चार्ज जीरो हो गया, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया. सो दीज टू कंसेप्ट आर रिलेटेड विद थॉमसन्स मॉडल. दोनों पॉइंट, दो ही पॉइंट में पूरा थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन हो जाता है, डायग्राम है ना. लेकिन इसके ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक पहला ये है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन नॉट रिमेन टुगेदर. सबसे पहली बात कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ रहते हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल तो है क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन देयर इज अट्रैक्शन फोर्स, सो दे विल मिक्स टुगेदर एंड एटम विल नॉट एग्जिस्ट. तो एटम पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिक्स हो जाएंगे. तो फर्स्ट ड्रॉबैक है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन नॉट रिमेन टुगेदर. इट इज नॉट स्टेबल फॉर्म ऑफ एटम. सो इट इज नॉट पॉसिबल in Thomson's model that electron remain in positive sphere separately. अलग से embedded नहीं रह सकते. उन नेगेटिव चार्ज को प्रोटॉन जो है वो अट्रैक्ट करेंगे ही. ठीक है, और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जिसकी वजह से, और he couldn't explain the position of exact positive and negative charge theory, है ना. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वो थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सिर्फ उन्होंने बताया कि दोनों प्रेजेंट होते हैं. सो दोनों पॉइंट हो गए थॉमसन्स मॉडल के. नेक्स्ट आता है इनके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए रदरफोर्ड का मॉडल आता है. रदरफोर्ड में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि वो थोड़ा डिटेल में हमको स्टडी करने का है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो पार्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट ही डिड इन हिज एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने अल्फा इमिटिंग पार्टिकल लिए थे. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हैवी पार्टिकल्स होते हैं. वो कहाँ से आते हैं, वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इमिट करते हैं. रेडियो एक्टिव मतलब जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं और कंटिन्यूसली कुछ रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं, उसमें अल्फा पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. तो हैवी में उन्होंने लिया पोलोनियम यानी PO, जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है और उनमें से अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं. फिर उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि ये अल्फा पार्टिकल जाके एक गोल्ड थिन फॉइल को स्ट्राइक करेंगे, यानी वहाँ से टकराएंगे. ये तो उनका एक्सपेरिमेंट का सेटअप था. तो पहला जो पॉइंट होता है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, है ना. उसके बाद सेकंड आता है ऑब्जर्वेशन. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद ही कंक्लूजन होंगे. तो ऑब्जर्वेशन में व्हाट ही ऑब्जर्व, उसके लिए ये डायग्राम बनता है जो बुक में दिया हुआ है. ठीक है, और ये राउंड. ओके, तो ये यहाँ पर जो डायरेक्शन दी हुई है वो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है, और ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. ठीक है, अब
जो ऑब्जर्वेशन होगा उसी के साथ उसका कंक्लूजन होगा। अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिस्टर्बेंस के स्ट्रेट निकल गए, दैट मीन्स व्हाट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, है ना। अगर वहां पर अल्फा पॉजिटिव है, अगर उसको कुछ भी डिस्टर्ब करने वाले होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इतने सारे मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो स्ट्रेट नहीं स्ट्राइक करते गोल्ड फॉइल को। यहाँ पर गोल्ड, ये जो है हम गोल गोल जो बना रहे हैं ये गोल्ड फॉइल है, और यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए एक फोटोग्राफिक प्लेट थी जिसपे पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देन सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, जैसे ये हमने स्ट्रेट बताया, फिर सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, इट शोज दैट देयर मस्ट बी सम चार्ज पार्टिकल which deflect the path of alpha, है ना। वहां पर अब कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो पहले अल्फा पार्टिकल्स का पाथ जो स्ट्रेट जा रहे थे उनका डेविएट कर देते हैं, ठीक है। एंड इन 1201 अल्फा पार्टिकल rebound back, that means in center part of the atom there is a heavy positive charge which pull back alpha particle strongly, and 1200 में से एक अल्फा पार्टिकल रीबाउंड बैक, यानी इतना ज्यादा रिपल्शन होके वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन थे, तो 3 ऑब्जर्वेशन हो गए और 3 कंक्लूजन हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, देयर इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम, एंड देयर इज हैवी सेंटर्ड positively charged there is heavy positively charged center present in the atom, and that center is known as nucleus। रदरफोर्ड ने उस सेंटर को न्यूक्लियस नेम दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट फिर से समझा दिया, और अब हम इसके जो कंक्लूजन है, जैसे मैंने आपको बताया 3 कंक्लूजन है, तो हम वो कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन्स, अगर डिटेल में आता है क्वेश्चन तो आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दोनों लिखने, डायग्राम बनाना है, और अगर कंक्लूजन आता है शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो 3 पॉइंट्स है इसके। न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट in the center of the atom, center of the atom, which is positively charged, यानी जो सेंटर है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। उसको उन्होंने न्यूक्लियस का नेम दिया, यानी रदरफोर्ड की डिस्कवरी को हम एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। देन सेकंड पॉइंट उसका है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बाद में नेम आया था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द nucleus, okay। And last, size of nucleus is very small and most of part of atom is vacant, ठीक है। So there is a small very large gap between positively charged nucleus and electron, that means this part जहां से अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट बैक स्ट्राइक करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है। तो कोई अगर कंक्लूजन दिया हुआ हो तो उससे क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा या किस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन होता है ये क्लियर हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, 3 कंक्लूजन, 3 ऑब्जर्वेशन, एंड एट लास्ट ही सक्सेस
seek to explain the position of particles, electron, proton and electron and proton. Proton means positively charged heavy center, and electron which are present in outer side of the nucleus, which are revolving around the nucleus. Now the question is, अगर इलेक्ट्रॉन है और एक से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं? ठीक है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस. सो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Electronic configuration, and this theory is explained by Bohr. He explained there are discrete orbits. Orbits मतलब energy levels. Orbits discrete मतलब जिनके पास particular energy होती है, वो present होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन present होते हैं. और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट 2n² के अकॉर्डिंग होता है, जहां पर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 होता है. यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2n² होगा, तो 2 इंटू 1², यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2. ठीक है, तो 2n² एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट थियरी इज गिवन बाय बोर. बोर ने एनर्जी लेवल एक्सप्लेन किए और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन किया. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन हो गई, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स. ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू द 2n² वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 एंड 4. नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, लाइक दैट. सो बोर्स कंक्लूजन्स आर, he explained distribution of electron, distribution of electron, जिसमें रदरफोर्ड फेल हुए थे. रदरफोर्ड ने कहा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कैसे? तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किया. देन he explained distribution of electron, maximum number of electrons in shell भी नहीं बोलते इसको, ऑर्बिट भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 2n². ठीक है, फिर maximum number of, so electronic configuration in first, second, third orbit, fourth orbit are 2 8 18 32, like that. That means K L M N, ये उन्होंने नेम दिए थे. K means फर्स्ट ऑर्बिट, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2n². L मतलब सेकेंड ऑर्बिट, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. M मतलब 18 और N मतलब 32. ये बाद में डिस्कवर हुआ था कि सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट में 880 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बोर ने KLMN एनर्जी लेवल को नेम दिए, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बताए, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन हो. ओके, सो दीज आर द मॉडल्स व्हिच आर रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना. These three scientists explained the type of particle present in atom, how they are arranged and how electrons are arranged in different orbits. यहाँ तक आने के बाद हम आते हैं वो प्रैक्टिकल पार्ट जो सीखने का है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास. इसके लिए आपको 1 से 30 तक एलिमेंट हमने लर्न करने के लिए बोला था. जैसे आप 5 नंबर का कोई भी एटम ले लो, 5 नंबर है ना, उसका एटॉमिक नंबर है 5. अब पहले आते हैं हम व्हाट इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर मतलब Z. एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z. ठीक है ना. व्हाट इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, एंड लगा देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नहीं, एंड मतलब होता है तो दोनों को ऐड कर दो आप. नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन,
दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का नंबर, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर इन विच एटम्स आर अरेंज और एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियोडिक टेबल। तो जो हम 1 से 30 तक एलिमेंट्स लर्न करते हैं वो 1 से 30 तक उनके एटॉमिक नंबर ही हैं। यानी अगर आपको कोई बोलता है कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। ना A, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। A मीन्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी ये हो गया न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनका टोटल करना है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। तो एटॉमिक मास मतलब हम मास वही कैलकुलेट करेंगे जो स्टेबल होगा, जो फिक्स होंगे अपनी पोजीशन पे। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड कर देते हैं तो आ जाता है एटॉमिक मास। इसको एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, है ना। और ये प्रोटॉन और उसको रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो अब Z और A हो गया, क्या होता है वो पता चल गया। अब हम किसी भी एलिमेंट को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। एलिमेंट सपोज करो कोई E एलिमेंट है, उसका Z नंबर जो नीचे लिखते हैं और A ऊपर लिखते हैं। कोई भी एलिमेंट हो, सोडियम, उसका Z इस साइड भी कई बुक्स में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर होगा और ऐसे भी लिख सकते हैं। हमको इजी लगता है इसलिए ये 11 यहाँ पर और A मतलब 22 यहाँ पर। ठीक है, तो ये सोडियम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक एलिमेंट को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब ये 22 कैसे आया, इसके लिए मैंने आपको 2 रूल बताए हैं। अगर एटॉमिक नंबर ऑड है, ठीक है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो P+1 होगा। जितने प्रोटॉन होंगे उनसे एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ एटॉमिक नंबर इज इवन देन प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, सेम नंबर होंगे। तो हमने ये ऑड लिया है। अब हम कोई एक इवन ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 16। अब तीनों में हमको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के नंबर फाइंड करना है। तो देखो सोडियम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पर लिखते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो Z है। Z मतलब मैंने बताया अभी आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर। तो 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्योंकि 11 एक ऑड नंबर है इसलिए न्यूट्रॉन कितना होगा, एक ज्यादा होगा। तो प्रोटॉन से एक ज्यादा यानी 12। और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो दोनों को मिला के कितना हो गया 23। तो हमने ऊपर लिख दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करो, इवन नंबर है तो ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं 8, इलेक्ट्रॉन 8 और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 8। तो एटॉमिक मास कितना हुआ 8 + 8 यानी 16। अगर आपको ऐसा एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आप न्यूट्रॉन के नंबर भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, ये 23 में से 11 माइनस कर दो, यानी न्यूट्रॉन के नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो A - Z ऑब्वियसली। ठीक है, A यानी एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉन के नंबर आ जाते हैं। इन दिस वे you are aware with the number of particles, how you will calculate the number of electron in orbits, or we can say how you will calculate atomic mass and atomic number. अब आते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। कोई भी नंबर ले लो 12, इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करना है तो हमको पता है। ये आप अरेंजमेंट की जब बात करेंगे तो 2, 8, 18 याद रखना है। तो 12 को कैसे अरेंज करोगे, पहले ऑर्बिट पे कितने होंगे 2, फिर कितने होंगे 8, फिर कितने होंगे 2, 12 हो गए। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये रहा न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट है 1, 2, 3 ऑर्बिट है। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2,
सेकंड में कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 8 और लास्ट में कितना है 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर अरेंज करना, एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर 1 मार्क का आता है तो कहाँ कैसे मार्क्स मिलते हैं, देखो जैसे सबसे पहले मैग्नीशियम आया तो आप मैग्नीशियम को ऐसे लिखोगे मैग्नीशियम 12 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। इतना लिखने के बाद ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो पूरा 1 मार्क आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, जो बहुत इजी है और स्कोरिंग भी है। थोड़ा आपने लिखा फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर कर लेंगे क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं। अभी सेकंड चैप्टर में सेपरेटिंग मिक्सचर वाला हम सेक्शन नहीं लेंगे, हम सिर्फ टाइप ऑफ मिक्सचर और फर्स्ट जो सेक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, ये सारा डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।